हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल भूगोल की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रदीप दास आज सभी को लेकर आया बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो, जिसमें हम बात करने वाले हैं भूगोल के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। यह भूगोल के 1000 प्रश्नों का सीरीज चल रहा है, जिसका आज दूसरा वीडियो है। तो आज और अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं जो एनसीईआरटी बुक से आधारित है। तो चलिए दोस्तों, आज बनाते हैं इन प्रश्नों को फटाफट। पहला प्रश्न है आज का, पेंजिया नाम किसने दिया? पेंजिया का नाम किसने दिया? ठीक है, हेरी हेस, वेगनर, पेंग या इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, चलिए फटाफट बनाते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वेगनर। ठीक है, वेगनर होगा। वेगनर महोदय ने ही महाद्वीपीय विस्थापन जो सिद्धांत है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो वेगनर ने दिया था। इन्होंने कहा था कि कार्बोनिफेरस, ठीक है, कार्बोनिफेरस युग में पृथ्वी के सभी स्थल मंडल, ठीक है, पृथ्वी के सभी स्थल मंडल आपस में जुड़े हुए थे, जिससे इन्होंने पेंजिया नाम दिया था। ठीक है, तो इसका होगा वेगनर। कितना में दिया था? 1920 के दशक में दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बनाते हैं। पेंथा, ठीक है, पेंथालासा क्या है? पेंथालासा क्या है? चलिए, महाद्वीपीय समूह है, महासागरीय समूह है, सागरीय समूह है या द्वीपीय समूह है? ठीक है, पेंथालासा जो है वह क्या है इनमें से? चलिए दोस्तों, हमने अगले प्रश्न बताया कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में वेगनर ने कहा था कि सभी जितने भी स्थल रूप हैं वो सभी आपस में जुड़े हुए थे, जिसे उन्होंने पेंजिया कहा था। दूसरा है पेंथालासा। तो पेंथालासा क्या है? महासागरीय समूह है। ठीक है, महासागरों का एक समूह है। तो ऑप्शन नंबर 20 सही है। स्थल, सभी स्थलीय भाग को उन्हें पेंजिया कहा तथा जलीय भाग जो आपस में जुड़े हुए थे, सभी महासागर आपस में जुड़े हुए थे, जिसे उन्होंने क्या कहा? पेंथालासा का नाम दिया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न। हमारी स्थल मंडल मुख्य कितनी बड़ी प्लेटों में विभाजित है? हमारी जो स्थल मंडल है वह मुख्य रूप से कितनी बड़ी प्लेटों में विभाजित है? चलिए ऑप्शन नंबर ये 5, 6, 20 और 4। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है, 6 होगा दोस्तों। हमारी जो स्थल मंडल है, यानी में जो धरातल जो है, ठीक है, वह स्थल मंडल मुख्य रूप से 6 बड़ी प्लेटों से बनी है। ठीक है, 6 बड़ी प्लेटों और 20 छोटी प्लेटों से निर्मित है। ठीक है, तत्काल जो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत में जो दर्शाया गया था, उसमें यह कहा गया है कि हेरी हेस ने कहा था कि हमारे स्थल मंडल मुख्यतः 6 बड़ी प्लेटों और 20 छोटी प्लेटों पे टिकी हुई है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी से संबंधित नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी से संबंधित नहीं है? ऑप्शन नंबर इवेंट, क्रेटर, काल्डेरा और वलन। ये चारों में से क्या आंसर होगा? जल्दी फटाफट बताइए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वलन होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है, वलन। कि दोस्तों जैसे ज्वालामुखी जो वेंट जो है, ज्वालामुखी के इधर से राख निकल रहा है। ठीक है, ये ज्वालामुखी का मुख हो गया। तो इस मुख को ही इंग्लिश में वेंट कहते हैं। ठीक है, VENT, वेंट कहते हैं। क्रेटर, क्रेटर इसी भाग को कहते हैं, मुख को। जब ज्वालामुखी का जो मुख है वह जब कुछ अधिक चौड़ा हो जाता है तो उसे क्रेटर कहते हैं, यानी वो धंस जाता है तो उसे क्रेटर कहते हैं। और यही मुख जब अधिक विस्तृत होकर यानी बहुत चौड़े भाग में जब धंस जाता है, ठीक है, बड़े भागों में धंस जाता है, तो उसे काल्डेरा कहते हैं। ठीक है, वलन, वलन क्या है? दो अभिसारी प्लेट, जब दो अभिसारी प्लेट आपस में टकराती तो धरातलीय भाग क्या होता है?
ऐसे मुड़ने लगता है, ठीक है, इसे ही वलन कहते हैं। तो यह ज्वालामुखी से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहलाता है। दोस्तों भूमध्य सागर जो है उसका प्रकाश स्तंभ कहलाता है एटना, स्ट्रोम्बोली, इटली, स्पेन। चलिए फटाफट आप लोग भी बनाते जाइए। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहलाता है एटना, स्ट्रोम्बोली, इटली और स्पेन। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रोम्बोली। ठीक है, स्ट्रोम्बोली। एटना, एटना भी क्या है, एक सक्रिय ज्वालामुखी है। कहाँ, इटली में ही है। ठीक है, इटली देश में जो है वहाँ पे एटना और स्ट्रोम्बोली दोनों सक्रिय ज्वालामुखी है। तो स्ट्रोम्बोली को ही जो है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहलाता है, क्योंकि आपको पता है कि इटली जो देश है वह भूमध्य सागर में ही है। ठीक है, भूमध्य सागर में ही इटली देश बसा हुआ है। तो क्या है कि इटली में ही स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी जो सक्रिय ज्वालामुखी है उसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बनाते हैं। वह स्थान जहाँ कंपन की घटना आरंभ होती है कहलाता है। ठीक है, वह स्थान जहाँ कंपन की घटना आरंभ होती, सर्वप्रथम आरंभ होती है, वह कहलाता है, क्या कहलाता है, उद्गम केंद्र, अधिकेंद्र, प्लेट सीमा या भूकंपीय तरंग। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। वह स्थान जहाँ कंपन की घटना आरंभ होती है कहलाता है उद्गम केंद्र, अधिकेंद्र, प्लेट सीमा, भूकंपीय तरंग। इसका आंसर होगा उद्गम का जो, हाँ इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ये सही है। ठीक है, उद्गम केंद्र वह स्थान जहाँ कंपन की घटना आरंभ होती है, जहाँ सर्वप्रथम कंपन की घटना आरंभ होती है, ठीक है, शुरू होती है, उसे उद्गम केंद्र कहते हैं। और अधिकेंद्र का मतलब हुआ कि जहाँ पे भूकंप के तरंगे यानी उसके झटका, ठीक है, और महसूस जो भूकंपीय तरंगों का जो है सर्वप्रथम जहाँ महसूस होता है उसे हम लोग अधिकेंद्र कहते हैं। ठीक है, और जहाँ सर्वप्रथम घटना आरंभ होती है उसे हम लोग उद्गम केंद्र कहते हैं। ठीक है, उद्गम केंद्र को फोकस कहते हैं। ठीक है, उद्गम के इंग्लिश में फोकस कहते हैं और अधिकेंद्र को एपी सेंटर कहते हैं। ठीक है, प्लेट सीमा हो गया दो प्लेटों के बीच का भाग को सीमा कहते हैं। भूकंपीय तरंग तो वो PSL जिसे हम लोग कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, भूकंप की तीव्रता का मापन होता है। ठीक है, भूकंप की तीव्रता को हम लोग किसके माध्यम से मापते हैं, किस यंत्र के माध्यम से, भूकंप लेखी, रिक्टर स्केल, मर्केली स्केल और बैरोमीटर। चलिए फटाफट बनाते जाइए। भूकंप की तीव्रता का मापन होता है, किससे होता है, ऑप्शन नंबर ए में भूकंप लेखी, बी में है रिक्टर स्केल, सी में है मर्केली स्केल और डी में है बैरोमीटर। इसका जो आंसर होगा फर्स्ट नंबर, ऑप्शन नंबर ये सही है, भूकंप लेखी। इसी को हम लोग सिस्मोग्राफ भी कहते हैं। भूकंप लेखी को ही सिस्मोग्राफ भी कहा जाता है। रिक्टर स्केल और मर्केली स्केल ये दोनों स्केल हैं। ठीक है, पैमाना है। रिक्टर स्केल का आता है 0 से 9 और मर्केली स्केल होता है 12 तक होता है, ये अधिक से अधिक 12 तक जाता है। ठीक है, बैरोमीटर वायु दाब को नापते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ये सही है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की चट्टानों का अपने स्थान पर टूटने फूटने की क्रिया कहलाती है। पृथ्वी की कोई भी चट्टान, ठीक है, अपने स्थान पर टूटने फूटने की जो क्रिया है वो क्या कहलाती है, अपर्दन, निक्षेपण, अपक्षय, अनाच्छादन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये में है अपर्दन, दूसरा में निक्षेपण, सी में अपक्षय, डी में अनाच्छादन। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अपक्षय होगा। ठीक, क्या होगा, अपक्षय होगा। ठीक है, क्योंकि चट्टानें, जब कोई भी चट्टान, ठीक है, ये हो गया चट्टान, इसका जो मलबा टूट फूट के जो इसी स्थान पर रहता है वो आगे की ओर नहीं बढ़ता, टूट फूट कर वहीं रहता है, तो उसे अपक्षय कहते हैं। और जब वो दूसरे स्थान तक पहुंच जाए तो उसे अपर्दन होता है। और वही अपर्दित भाग यानी क्या बोलते हैं, वो टूटा फूटा अवसाद जब किसी स्थान पे जाके जमा हो जाता है तो उसे निक्षेपण कहते हैं।
और यह तीनों क्रिया अपर्दन, निक्षेपण, अपक्षय यानी धरातल पर कोई भी क्रिया जितने होती टूट फूट, अपर्दन, निक्षेपण, ये सभी क्रिया होते हैं वह अनाच्छादन के अंतर्गत शामिल होता है। ठीक है, अनाच्छादन में ये सभी क्रियाएं तीनों शामिल है। ठीक है, अनाच्छादन में ये तीनों शामिल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी है सही। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी की अवस्था को नहीं दर्शाता है? निम्नलिखित में से कौन नदी की अवस्था को नहीं दर्शाता, यानी ये जितने भी ऑप्शन में दिए हुए वो एक अवस्था है, नदी की कोई ऐसी अवस्थाएं है जो युवा अवस्था को नहीं दर्शाता है। ठीक है, पहला ऑप्शन नंबर ये गाज, बी में है कैन्यन, सी में है विसर्प, डी में है जलप्रपात। चलिए जल्दी बताइए। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विसर्प जो है वह युवा अवस्था को नहीं दर्शाता। विसर्प जब बनता है तब बनती है जब नदी वृद्धावस्था में हो जाता है। नदी जब अंतिम अवस्था में होता है उसमें विसर्प होता है, क्योंकि वहाँ पर विसर्प का निर्माण तब होता है जब नदी मैदानी भाग में प्रवेश कर जाती है और उसकी गति में कम हो जाता है। जब गति कम हो जाती है तो उसके साथ जितने भी मलबे होते हैं, अवसाद जितने होते हैं, वो निक्षेपित होने लगता है, यानी निक्षेपण होने लगता है, वो आगे की ओर नहीं बढ़ पाता है, तो वह अवस्था वृद्धावस्था होती है। लेकिन गाज जो सबसे युवावस्था है, जब नदी पर्वतों से होकर गुजरती है, पर्वतों से नीचे उतरती है, तो वह तीव्र गति में होती है और वह काट छाट अधिक करती है, जिसे गाज कहते हैं। कैन्यन का मतलब है जो गाज का ही विस्तृत रूप, गाज का ही विस्तृत रूप हो जाता है, यानी बड़े चौड़े जब हो जाती है नदी, काटते काटते चौड़े भागों में बन जाती है। ठीक है, जैसे गाज हो गया ऐसे भी आकार का हो गया, कैन्यन हो गया ऐसे चौड़ी, तल को भी काटता है। ठीक है, चौड़ी हो जाती है, उसे कैन्यन कहते हैं। विसर्प हो गया ऐसे। जलप्रपात भी है जो है वो भी एक युवावस्था को दर्शाता है। ठीक है, क्योंकि पर्वतों भाग से ही नीचे उतरती है नदियाँ, उसमें जलप्रपात का ही निर्माण होता है, ऊंचे भागों से नीचे की ओर गिरती है, तो वो भी युवावस्था का। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विसर्प। चलिए अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, चलिए विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? एंजल जलप्रपात वेनेजुएला में है। एंजल जलप्रपात कहाँ है? वेनेजुएला में है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका। इसका हाइट है 979 मीटर। ठीक है, कोरोनी, कौन सी नदी है? कोरोनी। ठीक है, ठीक से देख लीजिए, कोरोनी, कोरोनी नदी है, 979 मीटर है। ठीक है, वेनेजुएला देश में है, दक्षिण अमेरिका। ठीक है, इगाओ जो है आयतन के आधार पे, इगाओ जो है जलप्रपात आयतन के आधार पे सबसे बड़ी, आयतन के आधार पे सबसे बड़ी जलप्रपात है तो वह इगाओ। अगर आयतन के आधार पे हो तो इगाओ होगा, ऊंचाई के आधार पर तो वेनेजुएला होगा। ठीक है, और दूसरी सबसे ऊंची जलप्रपात टुगेला है, यह दक्षिण क्या कहते हैं अफ्रीका में है। टुगेला जो है अफ्रीका का नेटाल प्रांत में है। ठीक है, इसकी हाइट है 948 मीटर। यह विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा बड़ा जलप्रपात है। विक्टोरिया जो अफ्रीका की सबसे बड़ी, विक्टोरिया जो है अफ्रीका की सबसे ऊंची, ऊंचाई सबसे अधिक है। ठीक है, विक्टोरिया का है, जाम्बेजी नदी पे है विक्टोरिया जलप्रपात। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, वेनेजुएला है। चलिए अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, चापाकार डेल्टा, प्रगतिशील डेल्टा, ज्वारमुखी डेल्टा और सुंदरवन डेल्टा। तो हम सभी जानते हैं कि बंगाल गंगा ब्रह्मपुत्र की नदी के निर्माण द्वारा बनी डेल्टा सुंदरवन डेल्टा सबसे बड़ा विस्तृत डेल्टा है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा क्षेत्र सुंदरवन डेल्टा। ठीक है, जो बंगाल में पड़ता है। ठीक है, यह सबसे इजी प्रश्न था, यह हम सभी जाने सुंदरवन डेल्टा, यह प्रश्न कभी मिस नहीं होना चाहिए। निम्नलिखित में से अपर्दन से संबंधित नहीं है।
निम्नलिखित में से अपरदन से संबंधित नहीं है? मशरूम चट्टान, गार्ज, समुद्री सिरंग, हिमोड। ये चारों अवस्था में से कौन एक ऐसी अवस्था है जो अपरदन को नहीं दर्शाता है, यानी अपरदन से संबंधित नहीं है? तो चलिए इसका आंसर होगा हिमोड। ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, इसका आंसर होगा हिमोड। ठीक है, हिमोड जो क्या है, हिम पर्वतीय प्रदेशों, हिम के जो पर्वतीय प्रदेशों में जब हिम नीचे खिसकती है, जब नीचे की ओर वह खिसक कर आगे बढ़ती है, तो वह क्या कहता है, उसके टूटे फूटे भाग जब नीचे आके एक जगह जमा हो जाता है। ठीक है, एक जगह जब जमा हो जाता है तो उसे हिमोड कहते हैं। ठीक है, पर्वतीय भागों से जब हिम यानी बर्फ जब नीचे की ओर खिसकता है तो वह टूटे फूटते हुए एक जगह के नीचे जमा हो जाता है, उसे हम लोग हिमोड कहते हैं। यह निक्षेपित यानी निक्षेपण की क्रिया को दर्शाता है, अपरदन का नहीं। ठीक है, और बात रही मशरूम चट्टान जो है वो हवा द्वारा बनाई गई चट्टान है जो अपरदित होती है अपरदन के माध्यम से। ठीक है, ऐसे होता है छत्रक शिला जिसे हम लोग कहते हैं। ठीक है, नीचे का भाग कट जाता है जबकि ऊपरी भाग चौड़ा ही रहता है, पवन के माध्यम से होता है। गार्ज वो तो नदी की जो अवस्था है, वो भी अपरदित भाग। समुद्री सिरंग का मतलब हुआ जब समुद्री भागों के तटीय क्षेत्र में जब समुद्रीय लहरें तटीय भाग को जब अपरदित करती है तो उसे ही सर्वप्रथम जो अवस्था है उसे ही समुद्री सिरंग कहते हैं। यही समुद्री सिरंग जब स्थित होता है तो समुद्री गुफाएं बनती, तट जो गुफा बन जाता है तटीय भागों में। ठीक है, इसका मेहराब के बाद अस्टेक होता है, तो इसका आंसर होगा हिमोड। अगला प्रश्न है, ओएसिस संबंधित है किससे संबंधित है? पवन, नदी, हिम, समुद्री तरंग से। दोस्तों एनसीईआरटी बुक का प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह हर बुक में नहीं दिखता है और ये भी नया प्रश्न लगता है हमें भी। ओएसिस संबंधित है, जो एनसीईआरटी बुक को पढ़े होंगे वही इस प्रश्न को हमको लगता है बना सकते हैं, क्योंकि यह प्रश्न हर प्रत्येक बुक कहीं भी अन्य बुकों में हमें देखने को भी नहीं मिला है, एनसीईआरटी बुक में यह प्रश्न मिला है। ओएसिस संबंधित है, जल्दी बनाइए फटाफट, किससे संबंधित है? दोस्तों यह पवन से संबंधित है। ठीक है, ओएसिस जो है पवन से संबंधित है, यानी क्या कहते हैं, रेगिस्तानी भागों में यानी रेतीले प्रदेशों में जहाँ विस्तृत भूभाग में रेतील बालू ही बाली हो। ठीक है, थार का मरुस्थल जैसे हम लोग का, तो अत्यधिक तीव्र पवन के कारण जो है कि धरातल पर विस्तृत यानी बड़े क्षेत्रों में जो है बालू वहाँ से उड़ के अन्य जगहों पे चला जाता है, तो क्या था वहाँ पे गड्ढा हो जाता है, यानी वहाँ पे एक गड्ढा का निर्माण हो जाता है और उस गड्ढा में जब पानी भर जाता है तो उससे ही हम लोग ओएसिस कहते हैं। इसी गड्ढे यानी बालू क्षेत्रों में वहाँ की जो बालू हवा द्वारा उड़ा के ले जाई जाती है तो वहाँ क्या पता है गड्ढा बन जाता है। ठीक है, तो उस गड्ढा में जो पानी जम जाता है उसे हम लोग ओएसिस ही कहते हैं। ठीक है, उस तालाब को हम लोग ओएसिस कहते हैं। तो यह क्या था, पवन से संबंधित है। ठीक है, नदी, हिम, समुद्री तरंग से नहीं हुआ। ठीक है, तो क्या है इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये, पवन से संबंधित है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है अभी। हमारी श्वसन क्रिया के समय ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस हमारे फेफड़ों में चली जाती है? दोस्तों हम जानते हैं कि हमारा जो वायुमंडल है का जो संगठन है वह कई गैसों, धूलकणों आदि से मिलकर बना है। ठीक है, जिसमें नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन है, नियॉन है, हीलियम है। ठीक है, बहुत सारे गैसें से मिलकर बना हुआ है। तो क्या हम जो श्वसन यानी हम जो श्वसन क्रिया करते हैं, जो हम सांस लेते हैं वो हम लोग क्या लेते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं। ठीक है, और पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। तो यह प्रश्न कह रहा है कि श्वसन क्रिया के दौरान जब हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं तो उस समय उसके साथ साथ कौन अन्य गैस है जो हमारे फेफड़ों में कुछ मात्रा में चली जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, आर्गन, नियॉन। चलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा नाइट्रोजन। दोस्तों नाइट्रोजन जो है सबसे अधिक 78%, हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक जो गैसों की मात्रा है वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितने 78% पाई जाती है। तो क्या होता है कि जब हम सांस लेते हैं तो उस समय कुछ मात्रा में नाइट्रोजन गैस भी हमारे सांस के द्वारा अंदर चली जाती है और पुनः वह सांस के माध्यम से ही
बाहर निकल आता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन। चलिए अगला प्रश्न है, क्षोभ सीमा की मोटाई कितनी है? क्षोभ सीमा, सबसे नीचे क्या है? क्षोभ मंडल। ठीक है, उसके बाद समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। तो क्षोभ सीमा की मोटाई कितनी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। ठीक है, 1.5 किलोमीटर यानी 1.5 किलोमीटर जो क्षोभ सीमा की मोटाई होती है। जैसे ये हो गया क्षोभ मंडल। ठीक है, क्षोभ मंडल हो गया, समताप मंडल हो गया। क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच में क्षोभ सीमा होती है। यहाँ पे भी समताप सीमा होता है ये। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्षोभ सीमा होती है इसकी मोटाई जो है 1.5 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए दोस्तों यहीं एजेंड होता है। ठीक है, ये लास्ट प्रश्न था। दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जितने भी आप प्रश्न बनाए वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि हम भी देखें कि आप लोग कितने प्रश्न को बना पाए हैं। तो चलिए दोस्तों आज विदा लेते हैं अब यहीं पे। थैंक यू।